हेलो स्टूडेंट्स, अब गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग कर रहे थे उसमें गॉस की प्रमेय का सिद्धांत और गॉस की प्रमेय का सत्यापन इतना हमने किया। उसके बाद गॉस की प्रमेय के क्या क्या अनुप्रयोग हैं उन अनुप्रयोगों को किया। अभी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ 2-3 टॉपिक हैं और एक्स्ट्रा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में नहीं है, लेकिन उसी से संबंधित हैं, थोड़ा सा संबंध आएगा उनका। लेकिन आगे के कुछ हैं उनके बारे में हम विचार करते हैं। तो उसमें एक टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल, यानी कोई चालक है जो वैद्युत रूप से आवेशित है तो उसकी सतह पर कितना विद्युत बल लगता है, उस बल का सूत्र क्या होता है, उस बल के बारे में अपन गणना करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, एक हम गोलीय चालक के बारे में विचार करते हैं। एक हमने चालक लिया जो कैसा है, एक गोलीय आकृति में है, समान रूप से आवेशित है। चूँकि चालक है तो चालक का मतलब क्या है कि सारा का सारा आवेश कहाँ पर आ जाएगा, इसकी सतह पर आ जाएगा। तो सतह इसकी आवेशित हो जाएगी, तो समान रूप से आवेशित है और सारा का सारा प्लस चार्ज कहाँ पर है, इसके सतह पर वितरित है। जितना भी आवेश है सारे के सारे आवेश का वितरण कहाँ पर आ जाएगा, उसकी सतह पर आ जाएगा। चूँकि आवेश सतह पर वितरित है इसलिए इसका जो घनत्व होगा वो कौन सा घनत्व कहलाएगा, तो कहलाएगा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। और किससे दर्शाते हैं इसको, सिग्मा से। तो हमने माना इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। हमको इस चालक पर किसी विद्युत बल के बारे में विचार करना है कि इस चालक की सतह पर कितना विद्युत बल लगेगा। तो विद्युत बल के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो या तो बल जो लगता है वो 2 आवेशों के कारण लगता है, तो K Q1 Q2/r², या जो बल लगता है वो किसी एक आवेश जो किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हो तब लगता है। तो बल के लिए या तो हमारे पास 2 आवेश होने चाहिए या वहाँ पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। अब विचार कीजिए, ये हमने जहाँ इस चालक को रखा है चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, उसके बावजूद भी इस पर कितना बल लगेगा। तो इसमें हम विचार कर सकते हैं, इस पर कई सारे आवेश हैं वो एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करेंगे, एक बात। दूसरा हम सोच सकते हैं कि जैसे ये पूरा चालक है, इसका हम एक छोटा सा हिस्सा, एक पोर्शन ले लेते, एक छोटा सा भाग हमने छोटा सा हिस्सा कट कर लिया। तो जैसे हम इसमें से छोटा हिस्सा अलग कर लेंगे तो एक छोटा पोर्शन तो ये बचा, बाकी का पूरा गोला ये बचेगा। छोटा हिस्सा हमने काट के अलग कर दिया तो बाकी का जो गोला है वो ये बचा, इतना हिस्सा ये बचा। अब इतने हिस्से का खुद का कोई ना कोई आवेश होगा, हमने मान लिया वो आवेश dq है, और जो शेष बचा हुआ है उसके कारण कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा, वो विद्युत क्षेत्र हमने E मान लिया। तो ये जो आवेश है वो इस विद्युत क्षेत्र E के अंदर उपस्थित होगा। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की हमको गणना करनी है कि शेष गोले के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र में ये आवेश उपस्थित है तो इस आवेश पर कितना बल लगेगा, उस बल की हम गणना करने वाले हैं। तो कैसे करने वाले हैं, हमने एक छोटा सा पोर्शन मान लिया है, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये जिसका क्षेत्रफल हमने मान लिया dA है, आवेश इसका dQ मान लिया, dA क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। अब ये जो आवेश है यानी ये वाला हिस्सा है, शेष पूरे गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसमें उपस्थित होगा। तो एक तो ये dQ आवेश हमारे पास बचा, एक शेष Q आवेश बचा, इसको हम कैपिटल Q भी मान सकते हैं। तो इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र है और इसके खुद के कारण भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा। तो हमने माना इस वाले हिस्से के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो है E1। कितना है विद्युत क्षेत्र, E1, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो E2 है। तो एक छोटे से हिस्से के कारण विद्युत क्षेत्र हमने माना E1 है और बाकी शेष हिस्से के कारण विद्युत क्षेत्र है E2। अब इस छोटा सा जो हिस्सा हमने लिया है उसके नज़दीक, गोले के बाहर और गोले के अंदर 2 बिंदुओं के बारे में विचार करते हैं। एक हमने मान लिया बिंदु A है और एक बिंदु हमने मान लिया B है। गोले के ठीक बाहर है वो बिंदु A मान लिया, गोले के ठीक अंदर है वो बिंदु हमने B मान लिया। अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, इसका मतलब छोटे से हिस्से के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये छोटा सा हिस्सा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र अगर हम यहाँ निकालेंगे तो अविलंबित बाहर की ओर ऊपर की ओर होगा, यहाँ निकालेंगे तो अविलंबित नीचे की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र कितना है वो E1 है। तो E1 की जो दिशा होगी वो इस आवेश से बाहर की ओर, दूर की ओर होगी। ऊपर लेंगे तो ऊपर की ओर, नीचे लेंगे तो नीचे की ओर। किसके कारण विद्युत क्षेत्र, जो छोटे से हिस्से के कारण विद्युत क्षेत्र है। शेष हिस्से के कारण हमने विद्युत क्षेत्र मान लिया E2 है। अब हम E2 देख रहे हैं तो E2 की दिशा कैसी है, ऊपर की ओर। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो दिशा इसकी हमेशा कैसे रहेगी, ऊपर की ओर। तो शेष जो गोला बचा है उसके कारण विद्युत क्षेत्र ये हमने मान लिया ये E2 है। तो B बिंदु पर E2 ऊपर की ओर होगा और A बिंदु पर भी जो E2 है वो कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा। बात समझ में आ गई। दोबारा समझेंगे कि हमने एक छोटा सा पोर्शन काट लिया, कोई एक
छोटा सा हिस्सा हम ले लेते हैं। जैसे ये उदाहरण के तौर पे ये कागज़ का टुकड़ा हमने लिया, जैसे ये एक शीट ले ली, इसकी छोटा सा हिस्सा, ये एक छोटा सा अवयव है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऊपर बाहर की ओर होगा, नीचे तो नीचे भी बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि ये प्लस आवेश है, और प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है? बाहर की ओर। शेष जो हिस्सा बचा, यानी शेष जो हमारे पास अब ये वाला पोर्शन बचा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र अगर हम यहाँ निकालते हैं, इसके नीचे तो नीचे की ओर होगा, लेकिन हम यहाँ नीचे नहीं निकाल रहे, विद्युत क्षेत्र कहाँ निकाल रहे हैं? ऊपर। बिंदु बी भी इस हिस्से से ऊपर है और बिंदु ए भी इससे ऊपर है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? अविलंबित बाहर की ओर। तो ये बाहर की ओर E2 और ये E1 और E1, ए बिंदु पर दिशा ऊपर की ओर और बी बिंदु पर दिशा नीचे की ओर। ठीक है, अब इसके आधार पर हम विचार करते हैं कि बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ए पर परिणामी क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये कितना हो जाएगा? तो E एट ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत बल रेखा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि के साथ एक दिशा में है तो आपस में जुड़ जाएगी, E1 प्लस E2। इसी प्रकार बी पर परिणामी क्षेत्र, बी बिंदु है उस पर परिणामी क्षेत्र के बारे में हम विचार करेंगे। परिणामी क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो EB, उसका मान एक में से दूसरा घट जाएगा, बड़े में से छोटा कोई सही मान लो, तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, इनमें से कुछ भी हो सकता है, जो भी अधिक है उसमें से कम वाला घट जाएगा, तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। तो ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इन दोनों के योग के बराबर होगा, बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर चित्र में गौर से देखिए, ये पूरा का पूरा एक गोलीय चालक है और चालक के अंदर बी बिंदु उपस्थित है। गोलीय चालक में हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ चुके हैं कि गोलीय चालक या गोलीय कोश के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? अंदर है तो अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब है अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं? EB कैसा है? अंदर है, यानी E इन, और E इन का मान कितना होता है? 0। इसको समीकरण 1 डाल दिया, यहाँ पर आप देखते हैं E इंटरनल की वैल्यू कितनी होती है? 0, और इंटरनल पॉइंट कितना है? B, तो ये मान 0 हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 का मान 0 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि E2 बराबर क्या हो जाएगा? E1। मतलब अंदर परिणामी क्षेत्र 0 है, इसका अर्थ ये है कि बिंदु जो भी विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता दोनों के मान आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर होंगे, तभी और केवल तभी 0 होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। इसका मतलब है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शेष गोले के कारण है, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटे से अवयव के कारण है। तो E1 और E2 बराबर हो जाएंगे। हमको मान ज्ञात करना है यहाँ पर विद्युत बल, और यहाँ पर विद्युत बल के लिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इसके खुद के कारण नहीं होगा, शेष के कारण होगा, और शेष के कारण कितना है? E2, तो E2 का मान ज्ञात करना है। तो E1 के स्थान पर हम E2 लगा दें समीकरण 1 से, मान लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? EA बराबर E2 और प्लस E2, यह EA बराबर 2E2 या E2 बराबर कितना हो जाएगा? EA/2। मतलब जो शेष गोलीय चालक जो बचा है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना होगा? ए बिंदु पर जितना परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका आधा, कितना हो जाएगा? /2 हो गया। अब हमको क्या चाहिए? ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। चूंकि बिंदु ए गोलीय चालक, अब गोलीय चालक है कोई भी चालक है कि सतह के लगभग निकट है,
अतः सतह पर विद्युत क्षेत्र ई ए बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अनंत विस्तार की चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र या गोलीय चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र, सिग्मा के बाद हमने निकाला तो कांस्टेंट आ गया था, तो कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लगा देंगे तब E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटे में 2, या E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये E का मान हम जानते हैं कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम टोटल विद्युत क्षेत्र E भी मान सकते हैं, E के बदले में सतह का विद्युत क्षेत्र मान लिया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, मान लगा दिया तो कितना आ जाएगा, E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो छोटा सा हमारा टुकड़ा है ये कौन से विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ये जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान है E2, उसमें उपस्थित है। ये जो छोटा सा हिस्सा है इसका जो आवेश है वो हमने कितना माना है, dq। आवेश हमारे पास है, विद्युत क्षेत्र हमारे पास है, तो हम बल की गणना कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बल की गणना करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अब dq आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना हो जाएगा, छोटा सा हिस्सा तो छोटा सा बल dF बराबर कितना हो जाएगा, E2 इंटू dq। ठीक है, अब E2 का मान लगा दो तो dF बराबर E2 का मान हमने निकाला कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dq। लेकिन हमको dq नहीं पता, dq तो हमने मान माना है। इसका क्षेत्रफल कितना है छोटे से हिस्से का, तो छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल dA है। तो dA और d के पदों में dq का मान निकालें तो चूंकि सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, इसका मतलब है dq का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA, मान लगा दो। अतः dF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और dq का मान कितना है, सिग्मा इंटू dA। मल्टीप्लाई करेंगे तो dF बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dA। छोटा सा हिस्सा है जिसका क्षेत्रफल dA है, उस छोटे से हिस्से के कारण जो विद्युत बल है तो dF आ गया। अब पूरे चालक के कारण जो परिणामी बल निकलेगा संपूर्ण चालक पर लगने वाला कुल बल, अतः संपूर्ण चालक पर लगने वाला परिणामी बल, नेट फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F बराबर समाकलन d है। चूंकि गोलीय पृष्ठ बंद है तो बंदा समाकलन लग जाएगा, मान लगाया कितना हो जाएगा, dF का मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA। F बराबर सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट और बंद समाकलन dA। चूंकि बंद समाकलन dA यानी कुल क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल हमने A मान लिया, त्रिज्या पता होती तो त्रिज्या का पता हम निकाल देते, हमने पूरा क्षेत्रफल A मान लिया तो F बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो किसी गोलीय चालक पर लगने वाला बल है न्यूटन प्रति कूलम, सॉरी बल है तो केवल न्यूटन, प्रति कूलम नहीं। तो किसी गोलीय चालक पर लगने वाला बल कितना होगा, कोई भी चालक है उस चालक की सतह पर आरोपित बल कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, जहाँ पर सिग्मा क्या है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये क्या चीज़ है, उस चालक का कुल क्षेत्रफल, और 2 और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट राशि है। एक बात, अब इसको हम चाहें तो दूसरे पदों में और निकाल सकते हैं, किसके पदों में, तो जो अभी आपको बताया था इसको विद्युत क्षेत्र E के पदों में निकालें तो कैसे कर सकते हैं, तो चूंकि E बराबर अभी बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सतह पर होता है, इसलिए सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अतः F बराबर मान लगा देंगे तो एप्सिलॉन नॉट A इसका होल स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A।
एफ बराबर स्क्वायर खोलेंगे तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं कुछ गलती हुई, हाँ ए कहाँ है, ई है, वही मेरे को कुछ गलत आ रहा है, सॉरी। देखेंगे मान अपने गलत लगा दिया, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई अतः एफ बराबर, अब मान लगा दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट ई इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो एफ बराबर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, एक घात से ये खत्म हो गया, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए। बल है तो न्यूटन। तो कोई भी चालक है अगर समान रूप से आवेशित है तो उसकी सतह पर कितना बल आरोपित होगा। अगर विद्युत क्षेत्र हमको सतह का पता है तो उसके पदों में जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू उस चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि हमको विद्युत क्षेत्र नहीं पता है, आवेश घनत्व पता है, तो उसके पदों में जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू उस चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गए बल। अब ध्यान कीजिए ये जो बल आए हैं वो हमारे पद क्षेत्रफल है ए के पदों में आए हैं। अगर हम ए का भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है, दाब। क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर हम और निकाल सकते हैं। अतः चालक पर आरोपित, चालक की सतह पर है, चालक की सतह पर आरोपित विद्युत दाब, प्रेशर, तो कितना आ जाएगा, तो P = F अपॉन एरिया। पहला मान लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया से एरिया कट जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा मान लगाएंगे तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है, पास्कल। दाब है तो दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। तो किसी भी चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत बल या उसकी सतह पर आरोपित विद्युत दाब का मान, ये ऐसा हमने व्यंजक निकाला। तो काम क्या करना था, एक बार समरी समझ लेते हैं कि चालक लिया है, उसके छोटे से हिस्से पर हमको बल निकालेंगे, समाकलन कर देंगे तो पूरी चालक पर आ जाएगा। बल निकालने के लिए छोटा सा हिस्सा हमने अलग कर लिया, उसका छोटा सा आवेश हमने dq मान लिया। ये जो हिस्सा होगा वो शेष गोले के कारण उपस्थित जो विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र में होगा। तो हमको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए इसके कारण हमने माना था E1 और शेष के कारण माना था E2। ऊपर निकाला तो दोनों एक ही दिशा में होने पर जुड़ जाएंगे, नीचे निकालेंगे तो विपरीत दिशा में होने के कारण ये घट जाएंगे। घट जाने में ये परिणामी, चूंकि अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो दोनों विद्युत क्षेत्र आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो एक ई सतह पर जो बल है वो अंदर वाले हिस्से के कारण आई, तो शेष के हिस्से के कारण उसके पदों में हमने निकाल लिया। ये हमने परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। आवेश हमारे पास dq है, उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, उस पर विद्युत बल। समाकलन कर देंगे तो पूरे चालक पर लगने वाला विद्युत बल। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी चालक पर लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। एकांक आयतन में हमको ऊर्जा की गणना करनी है, कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, तो कहीं पर भी कोई ऊर्जा आती है, चाहे वो गतिज ऊर्जा है चाहे स्थितिज ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता, सीधी सी डेफिनेशन है। लेकिन हम जितने भी क्षेत्रों में ऊर्जा के बारे में विचार करेंगे, चाहे वो विद्युत क्षेत्र में है, चाहे वो गुरुत्वीय क्षेत्र में है, चाहे चुंबकीय क्षेत्र में है, तो ऊर्जा हमेशा होती है किया गया कार्य। तो किसी भी वस्तु के ऊपर हम जो कार्य करते हैं वो ऊर्जा के रूप में उसके ऊपर इकट्ठा होता है, संरक्षित होता है। तो यहाँ पर हमको ऊर्जा निकालनी है। पहले तो कुल ऊर्जा निकालेंगे, आयतन का भाग दे देंगे तो एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा हम गणना कर सकते हैं। तो हम एक गोलीय चालक के बारे में विचार करते हैं, जो भी हम पिछले टॉपिक में करके आए हैं। एक गोलीय चालक लिया जो समान रूप से आवेशित है और उसकी त्रिज्या है r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जो समान रूप से आवेशित है। इसके ऊपर हमने अभी बल निकाला था, तो बल निकल के आया था हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए।
ये हमने बल के बारे में विचार किया था, ये बल और दाब निकाला था तो क्षेत्रफल का भाग लग गया था, तो P बराबर F अपॉन एरिया कितना आ गया था, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये दाब था। और इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, तो दिशा होती है सदैव बाहर की ओर, तो इस पर जो भी बल लगेगा वो इसको बाहर की ओर धकेलेगा। जो बल लगेगा, बल की दिशा सदैव कैसी होती है, इसको बाहर की ओर धकेलने की रहती है। तो जो बल है वो सदैव इस पर सतह पर अविलंबित बाहर की ओर होगा, चाहे बल मान लो चाहे उसको आप दाब मान लीजिए। इसकी जो दिशा होगी वो सदैव कैसी होगी, अविलंबित बाहर की ओर। ये किसी भी चालक पर लगने वाले बल की दिशा है। अब बल है या दाब है उसकी दिशा हम मान लेते हैं। जैसे हमने दाब मान लिया, P है कोई चालक है समान रूप से आवेशित है और इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। अब यदि हम इसको कुछ और आवेश देंगे तो आवेश की मात्रा बढ़ेगी, आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो उस दाब के उस पर लगने वाले बल की मान यानी दाब की मात्रा भी बढ़ेगी, और दाब बढ़ेगा तो इसके कारण ये बाहर की ओर फैलेगा, बाहर की ओर फैलेगा, कुछ फैलकर अतिरिक्त जाता है। इसको अगर हम इसको संकुचित करते हैं तो संकुचित करके एक छोटी सी दूरी तक हम इसको कंप्रेस करते हैं। यानी कार्य हमको कब करना पड़ेगा, तो किसी भी बल के विरुद्ध किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बल लग रहा है बाहर की ओर और विस्थापन हमको कैसा करना है इसका, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर विस्थापित करते हम इसको लेकर आए नई स्थिति r माइनस डी आर, यानी हमने इसमें विस्थापन एक छोटा सा विस्थापन किया तो अल्प विस्थापन कितना हो जाएगा, डी आर। तो डी आर विस्थापन में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य जो होगा वो इस चालक के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। पूरे का भाग दे देंगे तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इतना सा अपने को काम करना है। तो दोबारा समझिए कि कोई भी गोलीय चालक है जो समान रूप से आवेशित है तो उस पर एक बल लगता है, विद्युत बल, या उस पर एक दाब लगता है P का मान कितना होता है, तो P इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इसके ऊपर दाब आरोपित होता है और दाब की दिशा सतह पर अविलंबित बाहर की ओर होती है। यदि हम इसको एक अल्प आवेश और प्रदान करें, छोटा सा आवेश हम इसको और देते हैं, उस आवेश के कारण जो इस पर जो बल लगेगा वो आवेश के कारण इस पर बल की मात्रा बढ़ेगी। इसके बल की मात्रा बढ़ेगी तो इसका मतलब बाहर की ओर ये विस्तारित होगा। उस विस्थापन के को हमको संकुचित करना है, वहीं के वहीं रखना है, तो उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य किया जाता है यह कार्य ही इसमें किसके रूप में संचित हो जाता है, यह कार्य ही इस गोलीय चालक पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब हमको कार्य की गणना करनी है, तो कार्य के लिए हमको बल की गणना करनी पड़ेगी और विस्थापन का गुणा करेंगे तो हमारे पास ऊर्जा आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो हमने माना कि गोलीय चालक समान रूप से आवेशित है, आवेश घनत्व इसका सिग्मा है और उसके कारण ये विद्युत सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसके ऊपर दाब आरोपित है। ई का कोई उपयोग नहीं, विद्युत क्षेत्र हम नहीं ले रहे हैं तो वी विद्युत क्षेत्र को छोड़ दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये गोलीय चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत दाब है, अतः लगने वाला बल F बराबर P इंटू एरिया। तो P तो है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया क्या होगा, तो गोले का एरिया कितना है, त्रिज्या r है तो 4 पाई r स्क्वायर। तो गोलीय चालक पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर ये आ गया हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इस बल के कारण ये बाहर की ओर विस्थापित होगा और बाहर से इसको संकुचित करना है। कितना संकुचित करना है, एक दूरी dr तक। तो ये जो उसके विरुद्ध कार्य किया जाएगा, बल की विपरीत दिशा में जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ध्यान रखिए शब्द क्या है, विरुद्ध किया गया कार्य। विरुद्ध का मतलब है 180 डिग्री उनके बीच कोण बनेगा। बल बाहर की ओर, विस्थापन विपरीत दिशा में, एंगल कितना हो गया 180। तो एक दूसरे के अपोजिट जब हम कार्य करते हैं तो यह कार्य ही यानी ऋणात्मक हो गया। आपने पढ़ के आए 11वीं में, जब कार्य किया जाता है और कार्य प्राप्त होता है, किया जाता है तो धनात्मक, प्राप्त होता है तो वो ऋणात्मक। तो जो कार्य किया जाएगा वह कार्य इसके अंदर किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो चालक को अल्प दूरी कितनी है dr विस्थापित करने में किया
गया कार्य, तो डी डब्ल्यू कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो एफ इंटू डी आर। मान लगाएंगे विपरीत हम पहले लिख चुके हैं, विरुद्ध किया गया कार्य, तो उसके विस्थापित करने में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य, इसलिए हमने वहाँ पर एंगल नहीं लिया। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटू कितना है विस्थापन, डी आर है। तो इतना तो हमारे पास बल है और बाकी क्या है विस्थापन। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैसे 4 कट जाएंगे लेकिन अपन इसको सेपरेट कर रहे हैं, तो क्या सेपरेट करेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसको सेपरेट कर दिया। तो चूंकि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर ये तो है एरिया, और एरिया में हमने किसका गुणा किया है, दूरी का, तो 3 भुजाएं होगी, क्षेत्रफल गुणा विस्थापन, तो ये राशि क्या कहलाएगी, आयतन, और छोटा सा विस्थापन है इसलिए आयतन में अल्प वृद्धि, तो ये कहलाएगा अल्प आयतन। अतः डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी। तो इसके आयतन में अल्प वृद्धि डी वी करने में किया गया कार्य, वृद्धि या संकुचन अंतर ले जा रहे हैं तो संकुचन यानी संपीड़न करने में किया गया कार्य, अतः पूरे चालक पर किया गया कुल कार्य, छोटा सा विस्थापन है तो ये कार्य, और कुल कार्य करेंगे तो टोटल कार्य, तो कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, डब्ल्यू किसके बराबर, स्पंद समाकलन डी डब्ल्यू। मान लगाया तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट, 2 एप्सिलॉन कांस्टेंट, स्पंद समाकलन डी वी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुल आयतन, तो कुल आयतन का मतलब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी, ये हो गया। यह कार्य ही चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा U किसके बराबर हो जाएगी, W के, W का मान हम निकाल चुके हैं, तो मान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी, ऊर्जा है तो मात्रक इसका जूल, तो ये होगी ऊर्जा। हमको निकालनी क्या है, एकांक आयतन में ऊर्जा, तो एकांक आयतन में ऊर्जा, इसको हम ऊर्जा घनत्व भी कह सकते हैं। अतः एकांक आयतन की ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटे आयतन, कुल ऊर्जा बटे में इसका कुल आयतन, कुल ऊर्जा कितनी है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी, और बटे में आयतन है v से v कट गया, तो u बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मात्रा क्या होगा, जूल प्रति मीटर क्यूब। तो ये हो गई किसी भी चालक पर, चालक उसमें विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, कोई भी चालक है जो किसी विद्युत क्षेत्र में है उसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी, ऊर्जा घनत्व कितना होगा, तो ये अपन ने इसकी ऊर्जा घनत्व के बारे में विचार किया। तो एक तो हमने निकाला था चालक पर लगने वाला बल और दाब, निकाल लिया। अब हमने निकाल लिया उसके एकांक आयतन की ऊर्जा, यानी पहले कुल ऊर्जा और उसमें आयतन का भाग दे दिया तो एकांक आयतन की ऊर्जा। ठीक, अगला टॉपिक और चलिए देखिए, अगला टॉपिक देखते हैं कि साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिए, सरल सा है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। कि हम एक सॉफ्ट बबलिंग साबुन के बुलबुले के बारे में विचार करते हैं। तो साबुन का बुलबुला किसी साबुन के घोल से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव अगर टी है, ध्यान कीजिए 11th में आप पढ़ कर है पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर, तो उसके कारण इस पर एक दाब बनता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण इस पर एक दाब अधिक होता है, जो एक्सेस प्रेशर होता है।
और इसको संतुलित कर, अगर हम इसको आवेशित करते हैं तो दूसरा दाब हो जाता है जो हम विद्युत दाब कहलाते हैं। तो एक तो है इसके अंदर दाब आधिक्य, अगर इसका पृष्ठ तनाव T है तो दाब आधिक्य यानी Pxs जो रहेगा तो कितना होता है दाब आधिक्य, ध्यान कीजिए, तो 4T/R। अगर त्रिज्या R है, कैपिटल R, तो ये हो जाता है दाब आधिक्य, मतलब दाब आधिक्य। दूसरा अभी हम पढ़कर आए हैं कि जब हम इसको आवेशित करते हैं, इसके ऊपर आवेश घनत्व दे दिया सिग्मा, तो उस आवेश घनत्व के कारण इस पर जो दाब होता है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, वो कितना हो जाता है, तो अभी हमने निकाला वो होता है σ²/2ε0। तो एक तो दाब आधिक्य है और एक विद्युत बल है, और परिणामी इस स्थिति में अतः परिणामी दाब जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, P = Pxs - P, यानी दाब आधिक्य और विद्युत दाब ये इन दोनों के बराबर आ जाएगा। लेकिन संतुलन की अवस्था में जैसी अवस्था संतुलन की आती है, इस पर जो परिणामी दाब होता है वो 0 हो जाता है, ना तो बाहर की ओर जाता है ना ही अंदर की ओर जाता है, ना तो परिणामी बुलबुला फूल रहा है ना अंदर की ओर सिकुड़ रहा है। जो दाब आधिक्य हो तो इसको संकुचित करने की कोशिश करता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव की विशेषता क्या होती है, तो उसकी लंबाई में एक अंक लंबाई पर लगने वाला बल जो उसको सिकोड़ने की कोशिश करता है, और जो विद्युत दाब है वो उसको क्या करता है, बाहर की ओर धकेलता है। तो ना तो ये फूल रहा है और ना ही सिकुड़ रहा है। फूल रहा है सिकुड़ रहा है, इसलिए का मतलब क्या होगा, परिणामी दाब 0 हो गया। परिणामी दाब का मतलब Pxs - P = 0। इसका मतलब हो गया Pxs की वैल्यू P के बराबर होगी। दोनों के मान लगा दो, तो 4T/R = σ²/2ε0। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा क्रॉस गुणा करने पर, तो क्रॉस गुणा करने पर σ² = 8ε0T और बटे में R। 2ε0 कैसे में गुणा होगा, 2 × 4 तो 8 हो गए, और T/ε0 है ही, बटे में R हो गया। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √8ε0T/R, जहाँ T है साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव और R है बुलबुले की त्रिज्या। ये तो किसका मान आ गया, आवेश घनत्व का। मात्रक क्या होता है, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्षेत्र के कारण है। चूंकि सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना होगा, गोला है, गोले का क्षेत्रफल कितना होगा 4πr²। मान लगा दो, अतः Q बटे 4πr² बराबर रूट के अंदर 8ε0T और बटे में R। Q का मान निकालना है तो क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्या मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में Q बराबर 4πr² और ये 8ε0T बटे में R है। R² अंदर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, R की घात 4। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, R की घात 4 में एक R का भाग दिया तो R की घात 3। R की घात 3 को R² × R ले सकते हैं, तो R अंदर लेके तो ये हो जाएगा Q बराबर 4π/8ε0T और R की घात 3। एक R बाहर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, R√R आ जाएगा, तो Q बराबर आ जाएगा, इसमें भी लिख सकते हैं हम 4 × 2, 2 अंदर रहे, 4 का वर्गमूल बाहर आ गया, तो 8ε0R और ये कितना हो जाएगा 2ε0TR। सेपरेट करना चाहते हैं ऐसे ले सकते हैं, नहीं तो हम इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं। ये हो गया आवेश, तो कूलम। तो कोई भी अगर बुलबुला है जो साबुन के घोल का बना हुआ है और उसको आवेशित किया जाए तो उस पर 2 प्रकार के दाब होंगे, एक दाब आधिक्य जिसको संकुचित करने की कोशिश करता है, एक इस पर विद्युत के कारण दाब जो उसको बाहर की ओर फैलाने की कोशिश करता है। अगर गुब्बारा संतुलन की अवस्था में, शर्त क्या है संतुलन, संतुलन की अवस्था में तो ना तो बाहर की ओर फैलेगा ना ही अंदर की ओर सिकुड़ेगा। ऐसी स्थिति में परिणामी दाब 0 हो जाएगा, दोनों दाबों को बराबर हो जाएंगे। दोनों की तुलना करने पर हमारे पास इसके वैल्यू आ जाएगी घनत्व की, तो घनत्व की आ जाती है 8ε0T/R, और अगर बुलबुले पर वो निकालना चाहें आवेश का मान तो आ जाएगा 8πr
2 एप्सिलॉन नॉट आर, या हम चाहें तो संख्या और आर एक तरफ ही कर दें तो, या क्यू को लिख सकते हैं हम। तो 4 को भी अंदर ले गए तो 16, नहीं छोड़ो इतना ही सही है, इतना ही सही है। चाहो तो आर को अंदर कर दो, आर क्यू के पदों में कर दो। ये आवेश हो गया, आवेश हो गया कूला। तो ये हो गए आपकी गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग। उसके बाद का जो पोर्शन है, तो किसी चालक पर लगने वाला विद्युत बल, दूसरा चालक पर एकांक आयतन की ऊर्जा और आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो ये जो दूसरा लेसन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत की जो यूनिट है, जिसमें 4 लेसन है, उसमें पहला लेसन हम विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, वो हो गया। दूसरा है गॉस की प्रमेय, ये गॉस की प्रमेय उसके अनुप्रयोग वाला पूरा लेसन 2 कंप्लीट आपका हो चुका है, थ्योरेटिकल जो पोर्शन था। अब अपन इसके आगे न्यूमेरिकल का काम करेंगे, उसके बाद फिर अपन तीसरा और चौथा लेसन करेंगे। अब सारे आपके जो लेक्चर हैं उनको जो स्कूल का ऐप है उसके स्कूल के ऐप पर अपलोड किए जा चुके हैं, जितने हो चुके वो अपलोड हो रहे हैं, और बाकी अब इसके आगे के जो लेक्चर आएंगे वो सारे के सारे उसी पर अपलोड हो जाएंगे। तो आपको डेडलाइन दे रखी है 25 तारीख तक आपको अपना ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। किसी भी टाइप की अगर दिक्कत आती है तो स्कूल में प्रमोद सर को फ़ोन करके आप उसको दूर कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको देनी है और कोई विशेष काम नहीं है। ईमेल आईडी स्कूल में रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वहाँ से आपका लॉगिन आईडी शुरू हो जाएगी और आप ऐप को खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, करिए, थैंक यू, बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़िए।